जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। क्योंकि गाइस आज आपकी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, जो कि आपकी पहले 13 अक्टूबर थी, बट इसको बढ़ा करके काफ़ी पहले ही 20 अक्टूबर 2024 कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई नहीं किया, इस वीडियो के अंदर आपको रेफरेंस से लेकर प्रिंट तक बताया जाएगा। क्योंकि गाइस ये आपके पास अंतिम मौका है। अगर आपने ये गवा दिया, फिर क्या पता आप कब तक इस वैकेंसी का वेट करें, और अगर फिर ये वैकेंसी आए भी तो उस वक्त आप इसमें एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो भी या फिर नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और आपके सामने जो प्रॉब्लम आ भी रही है उन सभी का सोल्यूशन आपको उसी स्टेप पर दिया जाए जहां पर वो प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के कंप्लीट कर पाए। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो कि आज लास्ट डेट के टाइम पर अपने इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक आप 20 अक्टूबर तक भर सकते हैं। एंड यहां पर गाइज अगर आप इसमें फी पे नहीं कर पाते, फॉर्म आपका कंप्लीट कर लेते हैं, बस आपकी फीस रह जाती है पे किए बिना, तो वो आप 22 अक्टूबर 2024 तक भी जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया, फीस नहीं भी जमा कर पाए, तो 2 दिन आपके पास और रहेंगे फॉर्म को फीस को जमा करने के लिए। एंड अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म के अंदर, जैसे कि लास्ट डेट है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप 23 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच में उसको सही कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये फीस पे करनी होगी। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई ना करके 12th लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास 27 अक्टूबर 2024 तक का समय है। पर ग्रेजुएट लेवल के लिए 20 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रखी है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपने 2024 के अंदर इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है या आरपीएफ का फॉर्म भरा है, तो आप यहां पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक इस साल में कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहां पर नोट करके आपको रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर आपने 2024 के अंदर CEN का कोई भी फॉर्म भरा है जो कि आरआरबी ने इशू किया हो 2024 में, तो फिर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन न करें, आप उसी जानकारी का इस्तेमाल करके लॉगिन कर ले। पर गाइज आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कहिए कि ठीक है, ओके, अब हम यहां से नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप यहां से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है। क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के आया है सिर्फ 608 रुपए में, जो कि कामयाबी एक्सप्रेस सेल के तहत आपको मिल रहा है। और यहां पर भी आपको अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत 13% की ऑफ मिल जाएगी। यानी कि जो 608 रुपए है, इसमें से 13% की छूट आपको GDH कोड का इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आपको इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल का लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। और टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम का, उस सभी का एक्सेस आप यहां पर इस अमाउंट में ले पाएंगे, जो कि 608 रुपए आपका एक नॉर्मल अमाउंट है। पर GDH कोड इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा 13% की छूट मिलेगी। तो आपको इसको तुरंत बाय कर लेना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। जाइए इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल
ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और मैं आपको बता दूं कि आपका अगर आपने डिजिलॉकर अकाउंट लिंक नहीं किया तो डिजिलॉकर अकाउंट भी लिंक कर लीजिए और आपका आधार कार्ड भी यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। ये दोनों चीजें करना आपको अनिवार्य है। फिर यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो आप देख सकते हैं। ये है आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की और नीचे है आपकी ग्रेजुएट लेवल की। तो आपको जिस रीजन में अप्लाई करना है, जिस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर टिक कीजिए। कुछ कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि वो यहाँ पर कोई आरआरबी सेलेक्ट कर दे तो फिर जब बाद में फाइनल सबमिट कर दे तो वहाँ पर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसका मतलब है कि जिस आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हो उस आरआरबी में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप किसी और आरआरबी से अप्लाई कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप अप्लाई जरूर कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपकी जानकारी आएगी, कुछ जानकारी वही जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या, हिंदू मुस्लिम जो भी है इनमें से वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एक सवाल है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो छूट मिलती है फीस के अंदर जो कि SC ST को मिलती है, क्या आप वो लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो करेंगे और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि यहाँ जो छूट मिलती है फीस में वो मुझे चाहिए। इसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, फिर उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा। आपको बाद में इसको एडिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप चाहे कि जब फॉर्म का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और फिर आप कहे कि यार मुझे तो किसी और लैंग्वेज में पेपर देना है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अच्छे से सोच समझकर अपनी पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर कोई ऐसा मार्क आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है परमानेंट तो आप नो मार्क लिख दीजिए। फिर सेकंड मार्क, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप सेकंड मार्क के बारे में लिखेंगे, नहीं तो आप इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स आती है, यानी कि कास्ट डिटेल्स की जानकारी। तो आप सबसे पहले आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे कि आप जनरल है, SC ST है, OBC है या फिर EWS है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने वैसे ही रैंडमली यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया, नहीं तो मैं जो मेरी कैटेगरी है वो ओरिजिनल वो OBC है। पर जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको भरनी है। तो जैसे कि मैंने SC सिलेक्ट किया तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको आपकी कास्ट का नाम भी एंटर करना है। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। इसमें कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो चेक करना है और जहां पर मोहर लगी हुई होती है, जहां पर साइन हुए हुए होते हैं, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से पोस्ट का अधिकारी ने जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आएंगे और आपको इमेज टू PDF सर्च करना है। पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू PDF करना है। तो आपकी जो फाइल है वो PDF के अंदर बन जाएगी और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट पर आकर के उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है आपके पोस्टल एड्रेस की जानकारी। एक तरफ है आपका परजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं वो एड्रेस
एड्रेस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहली स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो एड्रेस है वो आप एड्रेस के सेक्शन में लिखेंगे, फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी, इनमें से क्या है वही एक चीज़ आप यहाँ पर भर दे और अपना पिन कोड डाल दे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो पूरा एडजस्ट कर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में जो एक ये रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या आपको लिखने में दिक्कत है, आपको एक स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर क्या आप रेलवे के एक सर्विंग एम्प्लॉय है जो करंट में रेलवे के अंदर काम कर रहा हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ पर करंट में किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है जिसमें कि आपकी फीस रिफंड की जाएगी, क्योंकि गाइज जिनसे 500 रुपये फीस ली जा रही है उनको यहाँ पर जो फीस है वो बाद में 400 रुपये रिफंड की जाएगी जैसे उनका टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा। और जो 250 रुपये फीस दे रहे हैं SC ST उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में। तो उसी के संबंध में ये जानकारी आपसे बैंक की ली जा रही है। आप यहाँ पर आपके बैंक का भी अपना, अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है वो भी दे सकते हैं, या फिर आपको किसी और का बैंक अकाउंट देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें आपको आपका किस नाम पर बैंक अकाउंट है पहले तो वो लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में अकाउंट का नंबर देना है। फिर जैसे आप कंफर्म अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद IFSC कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। ये जो IFSC कोड है ये आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा, और अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे अपने बैंक का नाम लिख करके और वो बैंक जहाँ पर है उस सिटी का नाम लिख करके और फिर बाद में IFSC कोड, तो वहाँ से भी आप इसको ऑनलाइन वे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे और सेव कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है इसलिए मैं इसी जानकारी को एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 10th की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि कैसे भरनी है। पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने 10th की है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं की है, फिर आपका बोर्ड का नाम क्या है वो बोर्ड का नाम आप खुद से यहाँ पर लिखेंगे। किस डेट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी मार्कशीट के ऊपर डेट लिखी हुई है मार्कशीट जारी होने की वो डेट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। रोल नंबर 10th का क्या था वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप यहाँ पर दोनों को मर्ज करके PDF के रूप में अपलोड कर दीजिएगा, तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो 12वीं अगर आपने 12वीं की है और उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है तो आप उसकी जानकारी भर सकते हैं। नहीं तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर आपकी जो डिग्री है उसकी जानकारी भरनी है, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी भर करके रखी है। मैं इसी को एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे, फिर डिसिप्लिन में यहाँ पर बैचलर डिग्री, उसके बाद में सब स्ट्रीम। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सब स्ट्रीम एप्लीकेबल हो रहा है, यानी कि जैसे कि आपने BTech की हो या फिर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की हो जिसमें कि डिसिप्लिन एप्लीकेबल होता हो, तो आप उस स्ट्रीम के बारे में लिखेंगे कि आपका सब स्ट्रीम क्या है। अगर नहीं हो रहा है एप्लीकेबल तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। उसके बाद आपकी स्टेट बताएंगे कहाँ से आपने की है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, कौन सी डेट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे कि क्या आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी आती है इंग्लिश या हिंदी की कंप्यूटर पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आप इस जानकारी को भी सेव कर देंगे। एंड गाइज अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं 12वीं लेवल पर, तो फिर आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन सेम तरीके से दे देंगे और कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जो जानकारी अभी आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने के लिए भर रहे हैं सेम जानकारी आपको 12th लेवल पर अप्लाई करने पर देनी है। बस उसमें आपको 12वीं की जानकारी ऐड करनी होगी, इसके अलावा कुछ और ऐड करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपका फोटो एंड साइन आएगा, तो मेरा फोटो एंड साइन पहले से अपलोड है, इसी तरह का फोटो साइन आपको अपलोड करना है। एंड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो आपको यहाँ पर बताया है। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी फोटो एंड साइन कैसे अपलोड करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपको बनाना है, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, और फिर आपका साइज कितना रखना है, ज़्यादा हो जाए तो कम कैसे करना है, कम हो जाए तो ज़्यादा कैसा करना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, आपको
आपको फोटो साइन को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपका फोटो साइन रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वीडियो को वॉच करना है और फिर यहाँ पर आपका जो फोटो साइन है वो अपलोड करना है एंड उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको जिन जिन पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है उसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको जिसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है उसके ऊपर आप सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जिसको सेकंड नंबर पर रखना है उसको सेकंड टाइम। तो इस तरह से आपको इनको प्रेफरेंसेस दे देनी है। आप चाहे तो सभी को प्रेफरेंसेस दे सकते हैं और जिस भी जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं उस जोन में अप्लाई करने के लिए जिन पोस्ट पर आप एलिजिबल है वही पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड अगर यहाँ पर जब आप फाइनल सबमिट करते हैं और फिर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो गाइज इसका मतलब है कि जो आरआरबी आपने सेलेक्ट किया है आप उसमें एलिजिबल नहीं है या फिर आप उसके दायरे के अंदर नहीं आते आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप एलिजिबल नहीं है। आप फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के आपका आरआरबी सेलेक्ट कर लीजिएगा जो कि आपके आसपास का हो और फिर आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। आपके सामने यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन या फिर जो एरर है वो नहीं आएगा और आप अपना फॉर्म बिना उस एरर के भरेंगे। तो ये आपने प्रेफरेंसेस यहाँ पर दे दी। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आप टिक कर देंगे। फिर उसके बाद में आप टिक करेंगे एंड उसके बाद में आपको पहले से यानी कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। अभी मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो एक कैंडिडेट ने बोला कि सर मैंने पहले इसमें अपना नाम दे दिया तो क्या गलती कर दी? तो हाँ, आपने बहुत बड़ी गलती की है, बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जानकारी को पहले समझिएगा कि मैं आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरने को बोल रहा हूँ। तो पहले इसमें भरना होता है कि कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है, उस सिटी का नाम। उसके बाद में आप देखेंगे किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है एंड देन आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो सभी आपको एक एक करके अच्छे से चेक कर लेने, क्योंकि बाद में अगर वो एडिट का मौका आपको मिल भी रहा है तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर 250 रुपये चार्ज देना होगा जो कि आपको वापस भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से जानकारी को चेक कर लेना है। अगर लगता है कि कोई स्पेलिंग गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके समय लेकर के उसको सही कर ले और अगर लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर टिक करें एंड देन सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद एक और ऑप्शन है आपके पास। अगर अभी आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर तो गाइज आपने अगर कोई गलती कर दी इसके बाद या आपको पता लगा कि मैंने गलती कर दी तो फिर तो 250 रुपये चार्ज आपको देना ही होगा जब फॉर्म मॉडिफाई होंगे उस वक्त। और अभी भी आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ से कैंसिल करके एक बार फिर से अपनी फॉर्म की जानकारी को जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। पर अगर आपने एक बार यहाँ से सबमिट कर दिया तो उसके बाद तो फिर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी और वो करनी ही होगी भले ही फॉर्म के अंदर गलती हो, क्योंकि जब तक आप फॉर्म फीस पे नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा और फिर आपको एडिट का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब तो अगर आप एक बार सबमिट कर दे तो उसके बाद आपको पता चलेगा यार गलती हो गई है तो फीस पे करिए। फीस पे करने के बाद जब दोबारा एडिट का मौका मिलेगा 20 के बाद में तब जाकर के फॉर्म को एडिट करिएगा, खाली मत छोड़िएगा, नहीं तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। इसलिए अब यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दे। फीस जमा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आती है तो रात के 12 से 1 बजे के बीच में ट्राई कीजिएगा या जितना लेट हो सके रात में 2 से 3 बजे उस वक्त ट्राई कीजिएगा। कोई फीस के अंदर एरर नहीं आएगा, उस वक्त सर्वर सही से स्मूथली काम करता है। तो इस तरह से गाइज आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। एंड गाइज अगर आपको 12th लेवल पर भी अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आइए और अगर आप उस पर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए तो सेम वे में यहाँ पर टिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। आपको कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा नहीं भरनी है क्योंकि जो जानकारी अभी आपने भरी है वो ऑलरेडी सेव हो चुकी है। बस इसमें आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में जाकर के 12th की जानकारी ऐड करनी होगी। बाकी जानकारी आपने जो भी ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करते समय भरी वो सेम रहेगी। कोई जानकारी आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली फाइनल सबमिट करके पेमेंट ही करना है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।